यानी यह संपूर्ण सृष्टि को भारतीय दृष्टि एक रूप में देखने की रही है। जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति यानी मैं, हम 125 करोड़, दुनिया की 725 करोड़ जनसंख्या, 200 से अधिक देश, और फिर इन सब का योगक्षेम। योग यानी जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो, क्षेम यानी उसको सुरक्षित रखना, अर्थात हम सबका जीवन ठीक से सुखमय हो। और इसलिए सम्यक विकास हम किसको कहेंगे? सम्यक विकास का आशय है, जैसा हम दो ही बातें इसमें आती है। हम अपना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस भाव से हम चलते हैं। सर्व यानी कि पूरी दुनिया की 720 करोड़ जनसंख्या का ठीक से सम्यक योगक्षेम कैसे हो। आज हम देखें तो विश्व की जो सबसे नीचे 10% जनसंख्या है, निर्धनतम, उसका केवल आधा प्रतिशत आय और संसाधनों पर कब्जा है। आधा प्रतिशत, 10% के पास। और जो शीर्ष 10% है, धनाढ्यतम, उसके पास 59.4%, 59 यानी 60% कहते हैं। ऊपर के धनाढ्यतम लोग जो हैं उनके पास 76% संसाधनों पर कब्जा है। और नीचे के 20% पर लें तो उनका 1% पर हिस्सा होता है। नीचे के 30% का हिसाब लें तो उनका 1.75% संसाधनों पर हिस्सा है। कुल मिलाकर दुनिया की आधी आबादी का अगर ले लें सबसे निर्धनतम, तो केवल 17% संसाधनों में वो है। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक तरफ तो विषमता, दूसरी तरफ हम देखें तो एकात्म दृष्टि के अभाव में एक समय पूरा विश्व एक समान संस्कृति, जिसको हम हिंदुत्व की संस्कृति कह सकते हैं, पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर भारत के आगे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और उसके आगे अरब क्षेत्र, उसके आगे यूरोप, और सभी जगह एक सभ्यता और संस्कृति थी। ईसाईयत का उद्भव हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों को उत्पीड़ित करके और उनको ईसाईयत ग्रहण करवाई गई। और संपूर्ण यूरोप जो है उसमें आज कोई भी पुरातात्विक उत्खनन ऐसा नहीं है कि जहां सूर्य की कोई प्रतिमा या पेंडेंट नहीं निकला हो। यानी वहां सर्वत्र सूर्य पूजक रहते थे, और कई स्थानों पर सूर्य के मूर्ति के साथ बंधे हुए, मजबूत जंजीरों से बंधे हुए नरकंकाल भी निकले हैं। ऐसा एडम्स और फीथियन, यूरोप के पुरातत्वविदों की एक पुस्तक है, मित्राइज्म इन यूरोप। यूरोप में मित्र संप्रदाय, यानी कि यूरोप में सूर्य पूजकों के संप्रदाय। अभी 2012 में नॉर्वे में कहीं एक कॉलोनी बनाई जा रही थी, तो मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक मंदिर निकला। तो अब इतिहासकारों का कहना है, पिछले 2012 में ही निकला है, कि ये 1500 साल पहले ईसाई आक्रांताओं से डरकर यहाँ के निवासियों ने अपने मंदिर को मिट्टी में पूरा दबा के, इतनी मिट्टी डाल के, और यहाँ से शायद कहीं पलायन कर गए होंगे। तो आप सोचिए कि किसी अगर बस्ती के लोग अपने मंदिर को मिट्टी में दबाने का, इतनी सारी मिट्टी वहाँ डाल के उसको छुपा कर और फिर वहाँ से कहीं प्रस्थान कर जाए। उसके बाद 1400 साल पहले जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो उन्होंने जिहाद प्रारंभ किया, और लगभग 150 साल में इस्लाम 3 महाद्वीपों में फैला। एक समय ऑस्ट्रिया, जहां आज यूरोप में है, स्पेन यूरोप में है, ईसाई देश है, ऐसे सब पर जिहादी आक्रांताओं का कब्जा हो गया। तो फिर सन 1098 के आसपास पोप ने जिहाद के खिलाफ क्रूसेड छेड़ा, और क्रूसेड 1644 तक चला।
इसमें 2 करोड़ लोग मारे गए जिहाद और क्रूसेड के बीच में। और लगभग 1628 के आसपास ऑस्ट्रिया को मुक्त कराया, 1644 में स्पेन को मुक्त कराया जिहादियों से, यूरोप के निवासियों ने क्रूसेड के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं कि साम्यवाद, जैसा माननीय रविंद्र जी ने कहा कि पूंजीवाद की प्रतिक्रिया में साम्यवाद आया। एक ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म है, साम्यवाद की काली पुस्तक, फ्रांसीसी लेखकों ने लिखी है। 700 पृष्ठ की पुस्तक है और 550 पृष्ठ में केवल हिसाब दिया है कि साम्यवादियों के प्रताड़नाओं और आक्रमणों में किस गांव, किस कस्बे में, किस तहसील में कितने लोग मारे गए। केवल ये जोड़ बाकी दिया है 500 साढ़े 500 पेज में पूरी दुनिया में। और उसकी दुनिया की 17 भाषाओं में भाषांतर हुआ है। फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी, जर्मन में भी हुई, जर्मनी में भी हुई, इंग्लिश में भी हुई, कई भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ और बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तक बिकी। और उसमें आंकड़ा दिया 10 करोड़ लोग। यह जो साम्यवादियों की हिंसा में, जो साम्यवाद लाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की हिंसा फैलाई गई, सर्वाधिक संख्या चीन में है, उसके बाद दूसरे स्थान पर रूस में है और उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में है। और इस 10 करोड़ लोगों की हत्याओं के माध्यम से साम्यवाद लाने का जो प्रयत्न है, उसमें भारत का योग नहीं दिया है, जोड़ बाकी नहीं दिया है। हमारे यहाँ भी माओवाद, नक्सलवाद, उसमें बड़ी मात्रा में लोग मारे गए हैं। उस ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में इसको भारत में जो हत्याएं हुई उनको छोड़कर उसका आंकड़ा दिया। आज अभी हम अगर देखते हैं तो इराक में जो आईसिस, जो वापस अपने आप को आईएस कहला रहा है, उसका युद्ध चल रहा है। इस्लामिक स्टेट जो है, इराक और सीरिया के 6 शहरों पर कब्जा है, कई तेल फील्डों पर है और बड़ी संख्या में विधर्मियों को, यानी कि सुन्नी को छोड़ के दूसरे जितने इस्लाम मतावलंबी शिया या कुर्द हैं या कोई भी हैं, उन सबको बड़ी मात्रा में हत्या करना, उनकी औरतों को बलात् बंदी बना लेना और वहां औरतों की मंडी लगाई। आज के इस 21वीं सदी में अभी इन पिछले 3-4 महीनों में $10 से लेके, यानी कि $10 होता है 600 रुपए से लेके $5000 तक औरतों को बेचा गया। और हम इंटरनेट पे देखें सेल ऑफ विमेन इन इराक, तो 15-16 साल की बालिकाओं से लेके 50-60 वर्ष तक की महिलाएं पंक्तिबद्ध उकड़ू बैठी हैं, अपना सिर नीचा करके, और उनकी बोली लगाई जा रही है। और वहां पर वह जो है सुन्नी मतावलंबी लोग उनको खरीद कर ले जा रहे हैं। और अगर उस इंटरनेट पर देखेंगे, अपने लिए कार्यकर्ताओं को, यानी कि अपने लिए एक्टिविस्ट्स को, अपनी इराक इस्लामिक स्टेट की आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए महिलाओं की मंडी लगाई है। यह आज के समय में हुआ है। यानी कि मानवता को खंड खंड दृष्टि से देखना। दोनों बातें मैं यहां जोड़ना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति के नाते मेरे सुख चैन में असीम वृद्धि होनी चाहिए और इसलिए मैं अधिक से अधिक संपदा इकट्ठी कर रहा हूं। इसलिए दुनिया की जो निर्धनतम 10% जनसंख्या है, उसकी आय कुल दुनिया की आय में से आधा प्रतिशत में 10% लोग हैं। कुल 20% लोग 1% में हैं और 60% में ऊपर के 10% है। तो एक तरफ तो व्यक्ति की संकुचित मनोवृत्ति, अधिकतम ग्रहण करने की मनोवृत्ति के कारण यह जो आर्थिक विषमता उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण हिंदुस्तान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अपनी 5 साल के नहीं हो पाते हैं, उनकी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर दुनिया में सर्वाधिक है। 21% जो मृत्यु है, बाल मृत्यु, वो हिंदुस्तान में होती है।
17,60,000। तो यह सारा आय की कमी उनको नहीं। अब यहाँ एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि अगर हमने राम राज्य के बारे में अगर पढ़ा हो तो उसमें एक प्रकार से जो मुझे विषय दिया गया सम्यक विकास, सम्यक विकास के लिए उसमें जो बात कही गई है वह इतनी सटीक है कि उसमें शायद आज का विकास के सभी मानदंड पूरे हो जाते हैं। उसमें कहा है धर्मेण रक्षस्तस्य हृष्टपुष्ट जनाकुला। सभी लोग हृष्टपुष्ट थे और परस्पर धर्मयुक्त आचरण से एक दूसरे की रक्षा करते थे। यानी कि सब लोग स्वस्थ हृष्टपुष्ट और हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए दूसरा सुरक्षित है। इस्लामिक स्टेट में वो अपने धर्म का पालन नहीं करके बलात् दूसरे लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं की मंडी लगा रहे हैं। तो यह अधर्म युक्त आचरण के कारण मतलब मानवता कितनी त्रासदी में है। 15 वर्ष की बालिका जिसके माँ बाप मारे गए और उसको वहां नीलामी की जा रही है और उसको एक विधर्मी के परिवार में क्या उत्पीड़न होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज के सभ्य समाज में फिर उसमें तो कहा है बहु पृथ्वी सर्वा धन धान्य समृद्धि। संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य यानी कि समृद्धि की बात कही है। फिर आगे कहा है निर्दस्युर भवन लोको, यानी कि कोई डाकू डकैत किसी की लूटपाट करने वाले ऐसे डाकुओं का सर्वथा अभाव था। फिर आगे कहा है चापी वृद्धा बाला नाम प्रेत कार्याणि कुर्वते, यानी कि वृद्धों को अपनी संतति का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। यानी बाल मृत्यु यानी कि बाल्यकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। सर्वम प्रमुदितम चासीत सर्वो धर्म परो जना, सभी लोग धर्म पूर्वक आचरण करते थे। और शायद इसी में आगे में अभी समय होगा तो हम जाएंगे, वो पूरा काफी उसमें दुर्भिक्ष नहीं था, भय नहीं था, विशोक नहीं था, लोगों में कपट चतुराई नहीं थी, दूसरे को धोखा देने वाली वो सारी बातें। तो अगर हम संपूर्ण विश्व और इस ब्रह्मांड को एकात्म एक ही परमात्मा से आवासित देखें तो शायद जो है आज की यह जो आर्थिक विषमता है वह भी नहीं होगी। हर एक व्यक्ति दूसरे के योगक्षेम के लिए भी उसको उतना ही सहयोग देगा जितना वह व्यक्ति स्वयं के योगक्षेम के लिए दे रहा है। हर एक व्यक्ति दूसरे को भी, हमारे यहाँ पंथ यानी उपासना पद्धति से भेद नहीं किया। एक परिवार में भी अलग अलग देवताओं की उपासक एक साथ रहते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ कहा है एकात्मता लाने के लिए, जो हमने कई बार पढ़ा है, विवेकानंद जी ने भी उस श्लोक को विश्व धर्म संसद में कहा है और हमारे यहाँ शिव महिम्न स्तोत्र में लिखा गया है कि रुचि नाम वैचित्र्य जो कुटिल नाना पथ जुषाम नणम एको गमस्त मसी पे सामरणम एवं। जैसे नदियां अलग अलग दिशाओं में टेढ़े मेढ़े मार्गों से जाती है फिर भी अंततः समुद्र में सभी विलीन होती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति अपनी रुचि प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार के पसंद और मानसिक विकास के आधार पर अलग अलग प्रकार से आराधनाएं करता है, लेकिन वे सभी लोग अंततः उस एक ही परमात्मा तक अवश्य पहुंचते हैं। और इसलिए एक प्रकार से ये कहा कि सभी लोग चाहे किसी भी धर्म मत का पालन करें, किसी भी उपासना पंथ का पालन करें, वह उस एक परमात्मा तक अवश्य जाते। यानी कि व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर समाज की मर्यादा और इस प्रकार का किसी का भी कोई भी पंथ हो, तो पिछले करोड़ों सालों से हम बिल्कुल सामंजस्य के साथ रहने आए थे, लेकिन एकांगी विचारों के कारण जिस प्रकार का इस धरती पर रक्तपात हुआ है और दूसरा एक दूसरे की स्वार्थ वृत्ति के कारण जिस प्रकार आर्थिक विषमता से लोग आर्थिक संकटों में फंस रहे हैं, और इसके साथ साथ तीसरी एक और विडंबना आज है कि पिछली एक शताब्दी में समुद्र का जल स्तर 17 डिग्री बढ़ गया है। अनेक द्वीप, लोहचारी और कई सारे बंगाल की खाड़ी में द्वीप थे जिसमें 5-10 हजार लोग रहते थे, वो द्वीप डूब गए हैं, उनको अलग शरण दी गई है। और धरती का तापमान
तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 डिग्री, पूरी धरती का औसत तापमान 14 डिग्री है। अगर इससे 2 डिग्री औसत तापमान और बढ़ जाए तो भयावह विभीषिकाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की सारी बर्फ पिघल जाएगी और जो हमारे पुराणों में कल्पना की गई है जल प्रलय की, संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाना, वैसी स्थिति आ सकती है। हम देखते हैं हिमालय में गंगोत्री 18 मील पीछे चला गया, यानी कि गोमुख तक, गंगोत्री तक बर्फ थी, वो पिघलते पिघलते अब 18 किलोमीटर पीछे गोमुख पीछे चला गया। ऐसा भी अनुमान है कि 2037 के आते आते, 40 के आते आते अगर ये तापमान वातावरण का इसी तरह से बढ़ता रहा तो संपूर्ण हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे और अगर ग्लेशियर पिघल गए तो गंगा में 12 महीने पानी बहता है वो नहीं बहेगा, केवल बारिश के मौसम में ही बहेगा। हमारे यहाँ भी देवी भागवत आदि पुराणों में यह कहा गया है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा विलुप्त हो जाएगी। तो विलुप्त होने का मतलब यह है कि अगर हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाते हैं, अब ये हिमालय के ग्लेशियर या अफ्रीका के या कई जगह जो इस प्रकार के ग्लेशियर हैं जो बर्फ के हिमनद हैं पहाड़ों में, वे अगर पिघल जाते हैं तो जहां जल संकट तो होगा, तापमान बढ़ रहा, अभी उड़ीसा में आदि जो आपदाएं आई हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर वातावरण का तापमान इतना बढ़ता चला गया तो एक समय ऐसा आता है कि बढ़ते हुए तापमान में वायुमंडल में वाष्प, पानी की भाप का अनुपात बढ़ जाता है, इसलिए वो निरंतर गर्म होता जाता है और इससे फिर तूफान और चक्रवात और ये अनवरत आते रहते हैं और उसको वापस शीतल होने का हजारों साल तक कोई अवसर नहीं आएगा, यानी कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा अगर हमारा यह तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो। अब यह तापमान इसलिए बढ़ता रहेगा कि हम सबको बिजली चाहिए। अपने देश में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको 75 करोड़ टन, मैं वापस कह रहा हूं, 75 करोड़ टन कोयला साल का चाहिए। देश में अभी हम 50 करोड़ टन कोयला ही पैदा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। 25 करोड़ टन हमारी आयात करने की आवश्यकता है। ऐसा माना जा रहा है 2019 तक हम अपना कोयले का उत्पादन और बढ़ा लेंगे और फिर हमारे 19 करोड़ टन कोयला ही और बाहर से मंगाना होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर 75 करोड़ टन कोयला, एक टन में 1000 किलो, ऐसा 75 करोड़ टन कोयला हर साल धरती की गर्भ में से हमको निकालना है तो धरती को हम खोखला करेंगे। तांबा, सीसा, जस्ता और भी हम सारे निकाल रहे हैं। एक औसत व्यक्ति अपने घर में जितने सामान, टीवी, फ्रिज, पंखा, अलमीरा, सोफा, ऐसे सारी चीजें जो हम काम लेते हैं, उसके कारण पृथ्वी की 2.5 टन क्रस्ट, उसका भूगर्भ खोखला होता है। तो निरंतर, तो क्या हम इतने बड़े उपभोग के साथ ये जो सारे संसाधन है उनको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाएंगे क्या? और अगर नहीं रख पाएंगे तो एक तरफ तो जितना हमारा बिजली से लेके ऊर्जा का उपभोग, कारों में पेट्रोल डीजल से लेके, ये सारा हमारा उपभोग है, क्योंकि आज की हमारी विकास की, आर्थिक विकास की परिभाषा यह, जो जितना अधिक उपभोग करे। विकसित देशों को किस आधार पर आंकते हैं? जिस देश में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है वो विकसित देश। भारत में हम 713 यूनिट बिजली की प्रति व्यक्ति साल में खर्च करते हैं। जो 125 करोड़ लोग हैं उनका औसत निकालें तो प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली का उपभोग 713 बिजली की यूनिट है, किलोवाट आवर। विकसित देश है, कहीं 13,000 यूनिट साल का है, कहीं 17,000 यूनिट साल का, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। तो सारे विकसित देशों की बिजली का उपभोग 7,000 किलोवाट आवर, यानी 7,000 यूनिट से लेकर 17,000 यूनिट तक बिजली का उपभोग दुनिया के देशों में कुछ लोगों का है। हमारा 713 यूनिट का ही है। अगर हम भी उसी तरह से विकसित हुए और 700 का अगर हमने
1500 यूनिट साल की बिजली का उपभोग भी कर लिया अपना, तो आप सोचिए कि 75 करोड़ टन की बजाय 150 करोड़ टन कोयला हमको चाहिए उतनी बिजली पैदा करने के लिए। गैस से पैदा करते हैं वो अलग है, एटॉमिक एनर्जी से पैदा करते हैं वो अलग है, जल विद्युत जो पैदा हो रही है वो अलग है, और दूसरे संसाधनों का हम जितना उपभोग कर रहे हैं। भारत में आज प्रति 1000 लोगों पर 40 कारें हैं, दुनिया के अन्य देशों में कहीं 100-125 का औसत है। हम भी कहें कि हम भी अमेरिका या इंग्लैंड में जो प्रति 1000 लोगों पे कारों का जो औसत है उस पर आ जाए तो कितनी कारें बढ़ जाएंगी, उसमें कितना पेट्रोल डीजल आदि की खपत होगी। तो यानी कि विकास किसको कहें? विकास इसको कहें कि प्रति व्यक्ति हर चीज का जितना ज्यादा उपभोग जिस देश में लोग करते हैं वो उतने ही विकसित। तो प्रति व्यक्ति कागज का इतने किलो कागज का, इतने किलोवाट आवर बिजली का, इतने किलो स्टील का, इतने किलो तांबे का, इतने किलो शीशे का, इतने किलो जस्ते का, इतने किलो इतनी ऊर्जा का, वो सारा अगर हम उसी प्रकार से लेते चले गए तो शायद आने वाले 50-100 साल में ये धरती रहने योग्य नहीं बचेगी। और इसलिए आज हमें दो बातें सोचनी होगी। एक तो धारण क्षम उपभोग, विकास की बात तो नहीं कर सकते, धारण क्षम विकास पे हम तब आएंगे जब हमारा उपभोग धारण क्षम सीमा, धारण क्षम यानी कि जितना हम प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं उन प्राकृतिक साधनों को इतना कम उपयोग करें, आने वाली पीढ़ियां अनवरत हजारों साल तक उन संसाधनों से अपना काम चला ले। अगर हम इतना कम, इसमें दो तरह के संसाधन हैं, एक तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नवकरणीय साधन वो हैं कि जैसे हर साल पानी बरसता है, पन बिजली पैदा हो जाती है, पवन बिजली है, हवा चलती है, उससे बिजली पैदा कर ली, ये सारे रिन्यूएबल साधन कहलाते हैं। एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनका नवीनीकरण इस धरती पर संभव नहीं है। इस धरती की आयु में जितना सीसा, तांबा, जस्ता, कोयला हमने निकाल लिया, उसके बाद में उसकी पूर्ति संभव नहीं है। इसलिए तीसरी बात जो हमको करनी है वो धारण क्षम उपभोग की। हम इतना कम से कम उपभोग करें कि हमारी आने वाली हजारों पीढ़ियों में भी संसाधनों का अभाव पैदा नहीं हो। हम इतना कम उपभोग करें जिससे कि वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वह भी धरती सहन कर ले। प्राकृतिक तत्व जितने प्रदूषण को सहन कर सकते हैं। आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है? बिजली पैदा करने के लिए कोयला जलाने से, कारों में पेट्रोल जलाने से और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रियाकलापों से। तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, अब सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? चीन, उसके बाद अमेरिका। अमेरिका जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है उसका 2.25 गुना चीन कर रहा है। चौथे नंबर पे भारत भी है। अब तो इसलिए एकात्मता की दृष्टि से हम देखें तो इस संपूर्ण, और एक देश अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है तो पड़ोसी देशों का भी वायुमंडल तो उतना ही खराब हो रहा है, क्योंकि धरती और वायुमंडल सब कुछ एक है। अब इसके साथ साथ बिना सोचे समझे हम लोग जिस तरह से सभी क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो जिस आज खेती के बारे में हमने पिछले दिनों अपनी आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई कि फर्टिलाइजर में यूरिया पे सब्सिडी खूब दी, तो लोगों ने यूरिया का उपयोग बहुत किया। जैसे ही खाद की जरूरत पड़ती यूरिया डालते। नाइट्रोजन होता है यूरिया में, नाइट्रोजन और पोटाश का अनुपात 1:4 होना चाहिए। अगर 4 गुनी नाइट्रोजन तो 1 गुना पोटाश। अब चूंकि सब्सिडी यूरिया पे, यूरिया बाजार में इजी मिलता है, यूरिया के ऊपर सब्सिडी, तो उसके कारण ये जो नाइट्रोजन और पोटाश का अनुपात
24:1 हो गया। उससे बड़ी मात्रा में धरती बंजर हो गई और धरती बंजर होती जा रही है। दुनिया की सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन भारत के पास है, लेकिन उसमें अब बड़ी मात्रा में ये इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स के कारण धरती में खाद हम जो है गैर अनुपात में दे रहे हैं, तो इसलिए वह सारा विडंबना उत्पन्न हो रही है। तो अब आजकल सरकार बात कर रही है न्यूट्रिएंट बैलेंस सब्सिडी, न्यूट्रिएंट्स में बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं तो ये धरती और बंजर होती चली जाएगी, ऊसर होती चली जाएगी। बीच में हमने पढ़ा होगा कोका कोला कंपनी में पेस्टिसाइड की रेसिड्यू मिली, कोर्ट में भी मुकदमा चला, तो कोई कोका कोला कंपनी ने अपनी रेसिपी में पेस्टिसाइड थोड़ी डाला। हम लोग खेतों में जितना पेस्टिसाइड डालते हैं वो बारिश में धुल कर जाता है, नदी तालाब और कुओं में पहुंच रहा है। इसलिए जिस ट्यूबवेल का पानी वो कोका कोला कंपनी निकाल के कोका कोला बनाती थी, उस ट्यूबवेल के पानी में पेस्टिसाइड की रेसिड्यू, पेस्टिसाइड का अवशेष इतना हो गया तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो तो सुनीता नारायण ने कोका कोला का सैंपल लेके जांच कराया, लेकिन हम जो पानी पीते हैं क्या उसका हमने सैंपल जांच कराया क्या पेस्टिसाइड और रेसिड्यू कितनी है? हम सभी धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं, पहले साबुन से धोते थे। साबुन बायोडिग्रेडेबल है, 5-7-10 साल में साबुन अगर का पानी अंदर गया जमीन में तो वो डिकम्पोज हो जाता है, गैर नुकसानदायक तत्वों में उसका विघटन हो जाता है। डिटर्जेंट जो आज हम सर्फ या निरमा या जो भी काम लेते हैं उसमें जो लॉरिल, एल्काइल, बेंजीन आदि केमिकल्स काम लेते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 500 साल बाद भी वो वैसा ही रहेगा, नुकसानदायक ही रहेगा। जितना लाखों टन डिटर्जेंट हम आज रोज कपड़ा धोने के लिए काम लेते हैं, नालियों में जाता है, नालियों में जाकर वो जमीन में रिसता है, तो क्या 50 साल बाद, 60 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी ट्यूबवेल का पानी निरापद रूप से पी पाएगी या उसमें डिटर्जेंट के केमिकल्स की ट्रेसेस होगी? पाली बालोतरा में जितनी रंगाई की इकाइयां थी उसका सारा रंगाई का पानी जमीन में जाता था और उन डाई केमिकल्स के कारण वहां बड़ी मात्रा में कैंसर फैलने लगा। अपना भटिंडा से जो ट्रेन बीकानेर में आती है उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भटिंडा और पंजाब में जितना पेस्टिसाइड का उपयोग होता है और उससे उन किसान और लोगों को जो कैंसर होने लगा तो वो बड़ी मात्रा में बीकानेर में इलाज के लिए आते हैं, कैंसर के ऑपरेशन के लिए, तो कैंसर ट्रेन बन गई। तो यानी कि एकात्म मानव दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हमको यह विचार करना होगा कि धरती पर रहने वाले ये 720 करोड़ लोग या हम हिंदुस्तान में रहने वाले 120 करोड़ लोग, इन सब का समता मूलक सबकी योगक्षेम की पूर्ति इस प्रकार से हो कि जिससे संसाधनों के उपयोग से भावी पीढ़ियां संसाधन से वंचित होने का संकट भी पैदा नहीं हो, पर्यावरण में संकट भी पैदा नहीं हो। हम कई बार अपने घर में आधा घंटा फालतू बिजली जला लेते हैं, देखते हैं ठीक है 10 रुपए का बिल ज्यादा आ जाएगा, 200 रुपए का ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हम तो ये 200 रुपया दे देंगे, लेकिन जहां थर्मल पावर प्लांट में कोयला जल रहा है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जा रही है, उससे जो राख का प्रदूषण हो रहा है, क्या उससे कभी हमारी भावी पीढ़ियां मुक्त हो पाएगी क्या? तो इसलिए जब हम एकात्म मानव दर्शन की बात करते हैं तो पूरे इस हमारे यहाँ जो भारतीय चिंतन में जो एकात्मता की बात की है कि हमको संपूर्ण ब्रह्मांड को एक दृष्टि से देखते हुए और जिस प्रकार से, तो इसलिए इस दृष्टि से हमारी आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए, कृषि कैसी होनी चाहिए, औद्योगिक विकास किस तरह से होना चाहिए। आज हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था सबसे विकट स्थिति में है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई, पिछले साल उत्पादन संकुचित हो रहा है। इस बार हम देखें तो रबी में 2.5% क्षेत्र में कम बुवाई हुई है, खरीफ में 6.5% क्षेत्र में कम बुवाई हुई है। अभी अपने सरकार का बजट का जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, 12 महीने के लिए सरकार ने जितना घाटा 5,25,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया था, वो सारा का सारा अप्रैल से नवंबर तक 9 महीनों में ही, 8 महीनों में ही पूरा हो गया। यानी कि साल भर के घाटा खत्म हो गया। सरकार को जितना राजस्व मिलना था उसका 43% ही मिला है।
आज विदेश व्यापार में भारी घाटा है, तो रुपए की कीमत हमारी गिर गई। आज रुपए की कीमत 65, 63, 65। एक अंतिम बात कह के इस सत्र को पूरा करेंगे। एकात्मता की दृष्टि के अभाव में हम कितना पीछे गए। 1917 में भारत का पहला 1 रुपए का नोट जारी हुआ। आप चित्र देखना चाहें तो मेरे पास मोबाइल में मैं दिखा दूंगा। 1 रुपए का नोट अंग्रेजों ने जारी किया। उस समय 1 रुपया बराबर $13 थी कीमत। मैं वापस कह रहा हूं, कितनी थी? $13 बराबर 1 रुपया। आजादी के समय उल्टा हो गया, 3.5 रुपए बराबर $1। और जब मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधार लागू किए तब 18 रुपए बराबर $1 और आज हो गया 62 रुपए बराबर $1। अब अगर 1917 में जब रुपया जारी किया उस समय की रेट होती, आज $65 बराबर 1 बैरल पेट्रोल है, तो 5 रुपए में 1 बैरल पेट्रोल आता। आजादी के समय की रेट होती तो 65 गुना 3.5, 200-250 रुपए में 1 बैरल क्रूड पेट्रोलियम आता। आज हमारी रेट हो गई 65 रुपए, तो ये हो गया हमारा 4-4.5 हजार रुपए बराबर 1 बैरल। यानी 5 रुपए में 1 बैरल मिल सकती थी अगर 1917 की रुपया और डॉलर की विनिमय दर होती। तो आजादी के समय की होती तो 250-300 रुपए में 1 बैरल क्रूड पेट्रोलियम मिल जाता, जो हम पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भराते। और आज के कारण वो 4-4.5 हजार में क्रूड आता और रिफाइनरी उसकी बात है। यानी कि हमारी आर्थिक नीतियां, कृषि, उद्योग, विदेशी निवेश, ये सारी नीतियां कैसी होनी चाहिए जिससे हमारे सब लोगों का योगक्षेम भी पूरा हो, पूरी धरती के लोगों का भी योगक्षेम सुरक्षित हो। और इस दृष्टि से हम सोचते हैं कि अगला सत्र जो आर्थिक दृष्टि से हमको किस प्रकार से अपना संचालन करना चाहिए, इस पूरे विषय पर हम अगले सत्र पे आएंगे। चूंकि आप लोगों के प्रश्न नहीं थे तो मैंने इस समय का एक प्रकार से दुरुपयोग कहें या उपयोग कहें तो, लेकिन आगामी सत्र के लिए मैंने पृष्ठभूमि बना ली है कि हम इस विषय को आगे लेते हुए हमारी अब आज की आर्थिक नीतियों के कारण हमको किन दुष्प्रभावों को झेलना पड़ रहा है और हमारी आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए जिससे कि कृषि, उद्योग, सेवाएं और हमारा जन स्वास्थ्य, इन सभी दृष्टि से हम ठीक से विकास की दिशा में अग्रसर हों और एकात्म मानव दर्शन का इसमें किस प्रकार से सूत्रपात किया जा सकता है।